हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट 4 का पार्ट 2, जो कि लास्ट पार्ट भी है, और इसके बाद हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आपको टॉपिक दिख ही गया होगा। की थीम्स ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस जो है वो हमारा टॉपिक है, और ये क्वेश्चन पेपर मतलब कई बार आया हुआ है, तो इनको सेपरेटली भी पूछ लिया जाता है कि भाई हेरिस्टिक ड्राइवन बायसेस बताओ, या फ्रेम डिपेंडेंस का सेपरेटली पूछ लिया, या इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस का, और एक साथ भी पूछ लेते हैं कि भाई बिहेवियर फाइनेंस के की थीम्स बताओ। तो इसके की थीम्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिहेवियरल फाइनेंस क्या है। बिहेवियरल फाइनेंस का मतलब है कि एक जो इन्वेस्टर है वो अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग डिसीजन कैसे लेता है ना। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो तो फाइनेंस के रिगार्डिंग उसकी क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या बिहेवियर रहता है, तो उसके ऊपर है ये पूरा का पूरा। तो वो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो फर्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बेसिस। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बेसिस जो है इसकी एक अजम्पशन है, और वो अजम्पशन क्या है? द यूजर गेन्स एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और करेक्ट एरर फ्रॉम रिपीटेड प्रैक्टिस। कि ये जो पूरा का पूरा ये जो है बायस, पक्षपात जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये किस पे बेस्ड है? सेल्फ रिसर्च कग्निटिव प्रोसेस। कि हम बार बार कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। कोई भी हम कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी हम कर रहे हैं, तो बार बार जब हम उसको करेंगे तो एरर्स भी आएंगी, है ना। तो हम उसको रिपीट रिपीट बार बार, जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो हम उसको बार बार करेंगे यहाँ, और फिर एरर आएंगे और हम उन एरर को करेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ें हमारी आती है इसमें ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसेस में। अब इसके कुछ एक टाइप्स थे, तो वो टाइप्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप है इसका रिप्रेजेंटेटिवनेस। इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व। मतलब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी इंसान है, तो वो मान लेते हैं अगर उसने काला कोट पहना हुआ है और उसने ब्रीफ केस लिया हुआ है ना, और उसने टाई वाई लगाई हुई है, तो उसको देख के हमें ये लगेगा कि हो सकता है कि वो वकील हो, है ना। उसके पहनावे से हम पता लगा सकते हैं। यानी कोई चीज़ किसी को रिप्रेजेंट कैसे कर रही है, तो उससे रिलेटेड बायस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको जिस तरीके से देखते हैं, तो हो सकता है वो वही चीज़ ना भी हो। तो ये जो बायस है, ये जो चीज़ है, वो हमारे व्यूज़ के अकॉर्डिंग सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये जो है एक फाइनेंस को लेके भी हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, सही करना है, नहीं करना, और हमारी उस चीज़ के प्रति जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या सोच है, क्या विचार है ना, कैसा हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पर बेस्ड होता है ये बायस। ठीक है, तो ये बड़ा ही मेन रोल प्ले करता है फाइनेंस के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी एक सेकंड नंबर है, सेकंड पार्ट है इसका। इसका मतलब है कि आपने सोच लिया कि हाँ भाई फला इन सिक्योरिटी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और इस पे हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलने वाली है। मतलब कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं होती। सो अगर हमने बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है उस चीज़ पे कि भाई इस पे तो हमने प्रॉफिट ही मिलना है ना, बहुत अच्छा, बट ऐसा नहीं भी हो सकता। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की बायस है, ये ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसेस में ही आती है, और ये भी एक फाइनेंस के रिगार्डिंग हमारा जो बिहेवियर है उसको चेक करती है। उसके बाद कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसे कोई भी पर्सन है, तो उसकी ऐसी मेंटेलिटी को दर्शाती है जिसमें कि उसे वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लेगा जिन इन्फॉर्मेशन के बारे में वो जानता हो, सिर्फ उन्हीं को वो एनालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट हैंडेड पीपल और लेफ्ट हैंडेड पीपल, उनको लेके हमारी ये हो सकती है कि मोस्टली पर्सन राइट हैंडेड ही होते हैं, है ना, लेफ्ट ही बहुत कम होते हैं। या फिर उनके रिगार्डिंग हमारे मन में कुछ हो कि राइट हैंडेड पीपल ऐसे होते हैं और लेफ्ट हैंडेड पीपल ऐसे होते हैं। तो मतलब किसी चीज़ को लेकर हम कंफर्म है ना, तो सिर्फ उसी में हमने डालनी है, उसी में हमने इन्वेस्ट करना है मतलब। और हो सकता है कोई और दूसरी सिक्योरिटी हो, हम उसको लेके कंफर्म तो ना हो, लेकिन वहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रही हो, तो हम एक अपॉर्चुनिटी खो भी सकते हैं इस बायस की वजह से। तो ये बायस इस तरह से अफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी बायस। ये जो है हमें जो हमारी ऐसा बोल सकते हैं हम प्रेजेंट में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके बेस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं, तो वो अवेलेबिलिटी बायस होगा। तो इसमें हम फ्यूचर से रिलेटेड या पास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं सोचते, सिर्फ प्रेजेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे बेस्ड होती है ये। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है कंजर्वेशन बायस।
रूढ़िवादी पूर्वाग्रह भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा पास्ट पे बेस्ड होता है, लेकिन सारी चीज़ें पास्ट पे बेस्ड नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेजेंट पे बेस्ड थी, ये सिर्फ पास्ट पे बेस्ड है। तो दोनों एक तरह से अपने आप में खतरनाक ही है, क्योंकि पास्ट पे बेस्ड किसी चीज़ पे भी हम डिसीजन नहीं ले सकते। हमें जो अभी प्रेजेंट में कंडीशन चल रही है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, एंड है ना, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो ये भी एक बिहेवियरल फाइनेंस में मेन रोल प्ले करती है अपना डिसीजन लेने में। उसके बाद है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस। सो ये क्या है? जैसे एंकर वर्ड सुना होगा, एंकर वर्ड जैसे कि हम स्टेज पे जाते हैं और जो मेन रोल प्ले करता है तो वो होता है एंकर। तो ये बायस इसी पे बेस्ड है। मतलब ऐसा लगा लो कोई भी बुक है और बुक के शुरू के आपने 2-3 पेज पढ़ लिए और आपको वो बुक अच्छी लगी, और बाद में हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छा ना भी हो। इसमें हम सिर्फ शुरू की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, शुरू की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, उसी के बेस पे अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो वो डिसीजन भी हो सकता है कि हमारा सही डिसीजन ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह की बायस होती है जो कि हमारे फाइनेंस पे अफेक्ट डालती है। उसके बाद फैमिलियरिटी बायस, ये जो बायस है इसका एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जब इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन किसके बेस पे लेता है, जिस चीज़ से वो फैमिलियर हो, कोई भी स्टॉक या कुछ भी सिक्योरिटी जिसमें उसको इन्वेस्ट करना है, अगर उससे वो फैमिलियर है तो उसके बेस पे डिसीजन लेगा। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ की कोई चीज़ फेमस है और एंड हम उसी को ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि उसी को ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट करें। इसका एक एग्जांपल, सिंपल सा जो एग्जांपल है वो ये है कि मोस्टली हम एक ही शॉप से खरीदते हैं कुछ भी चीज़ हमें खरीदनी हो, बिकॉज हमारी फैमिलिटी होती है उससे। लेकिन हो सकता है वो बंदा भी हमें ठग रहा हो, है ना, और हमने प्लेस से कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, तो वो चीज़ फैमिलिटी बायस में आ जाती है। तो हेरिस्टिक बायस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेम डिपेंडेंस। तो फ्रेम डिपेंडेंस का पहले मीनिंग देख लेते हैं। फ्रेम डिपेंडेंस क्या है? द वे पीपल रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस डिपेंड्स ऑन हाउ द सिचुएशन इज फ्रेम्ड और प्रेजेंटेड। कि भाई एक ऐसा वे जिसमें पीपल जो है, कोई कुछ भी घटना घट जाती है, कोई भी सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें कैसे वो रिएक्ट करेंगे, है ना, कैसे उनकी प्रतिक्रिया होगी, उस पर बेस्ड है। तो ये लिख भी रखा है एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर। एंड एक इन्वेस्टर का एटीट्यूड कैसा होगा टूवर्ड लॉस और डैमेज इज द सेम वाइल टूवर्ड गेन्स आर डिफरेंट। ये बोला है कि अगर लॉस हो जाएगा या फिर अगर गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब तो क्या दोनों टाइम सेम रहेगा या फिर डिफरेंट रहेगा? उसका एटीट्यूड डिफरेंट रहेगा, क्योंकि गेन के टाइम प्रॉफिट होगा तब खुश हो जाएगा, लॉस के टाइम दुखी हो जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाएगा कि जिससे कि उस लॉस को हम एडजस्ट कर पाए। तो फ्रेम डिपेंडेंस बताता है कि हमारे मतलब साइकोलॉजी कैसी रहेगी किसी सिचुएशन के टाइम। ठीक है, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स, तो उनको देख लेते हैं। इसमें देखो भाई, एक है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग तो सिंपल ही किसी चीज़ को लेके हमारे दिमाग में क्या फ्रेम होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, उस पर बेस्ड होती है ना। अपने दिमाग में हम पहले ही किसी चीज़ का फ्रेम तैयार कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी। इसके बेस पे ही कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन जो है वो डिसीजन लेता है, और ये मोस्टली प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग होती है एक इन्वेस्टर के लिए, कि भाई ये चीज़ करेंगे तो प्रॉफिट हो सकती है, या इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस हो सकता है। तो वो तो हो गया फ्रेमिंग। फिर है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। प्रोस्पेक्ट थ्योरी जो है वो फ्यूचर की जो फोरकास्टिंग होती है उस पर बेस्ड होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कोई इंश्योरेंस प्लान खरीदना है, तो इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए हम उसके बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस में से फिर हम चूज़ करेंगे कि इस इंश्योरेंस प्लान से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी फ्यूचर के बेस पे डिसीजन लेने से की रिगार्डिंग होती है। फिर है मेंटल अकाउंटिंग। ये जो है 2 मार्क्स में भी आया हुआ है मेंटल अकाउंटिंग। ये दिया था रिचर्ड एच थालर ने दिया था। इसमें कोई भी पर्सन है ना, वो बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया के बेस पे और ये देखता है कि कहाँ मुझे मतलब बेस्ट रिटर्न या कुछ जो भी है वो मिल सकता है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल उसको बोनस से ज़्यादा फ़ायदा होगा या लॉटरी में वो पैसा लगा दे, है ना। तो वो सारी चीज़ें मेंटल अकाउंटिंग में, यानी मेंटेलिटी कैसी है उस बंदे की। और ये जो है ना मेंटल अकाउंटिंग, इसका दूसरा नेम भी है, इसको 2 पॉकेट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह हम चाहते हैं कि भी हम यहाँ भी इन्वेस्ट कर दें, यहाँ भी कर दें, तो वो वाली चीज़ है, इसलिए इसको 2 पॉकेट थ्योरी भी बोला जाता है। फिर उसके बाद है लॉज अवर्जन। लॉज अवर्जन का क्या मतलब है? ये इसमें पूरा का पूरा फोकस लॉस पे होता है। मतलब हमें फोकस इस पे नहीं रखना कि हमें प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा या हम मतलब हाँ ठीक है कैसे हम ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि हमारा जो फोकस है ना वो होना चाहिए लॉस अवर्सन पे, यानी कि हम हानि से कैसे बच सकते हैं।
हानि से बच गए तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो ही जाएगा, तो हानि से बचने पे इसमें मेन फोकस किया जाता है लॉस अवर्सन में। उसके बाद डिस्पोजिशन इफेक्ट। डिस्पोजिशन इफेक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में कोई सिक्योरिटी हमारे पास, ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी हमारे पास है, उस सिक्योरिटी के जब प्राइस बढ़ जाएंगे, मतलब कि उनके प्राइस जब बढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम एक इन्वेस्टर क्या चाहेगा कि भई ये तो बहुत ही महंगी होती जा रही है, मतलब प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास ये सिक्योरिटी है, तो क्यों ना हम इनको बेच दें, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सिक्योरिटी के प्राइस कम हो रहे हो तो हम ये सोचेंगे कि सिक्योरिटी को अपने पास रखते हैं अभी तो, या फिर कम प्राइस की ऐसी सिक्योरिटी खरीद लेते हैं और बाद में जब प्राइस बढ़ जाएगा तो बेच देंगे। तो डिस्पोजिशन इफेक्ट ये होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मतलब उसके बेस पे जब हम डिसीजन लेते हैं, मार्केट इंडेक्स के बेस पे जब हम डिसीजन लेते हैं, तो वो डिस्पोजिशन इफेक्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। ये इसको बताने की जरूरत भी नहीं है, बड़ा ईजी सा है ये, चलो देख लेते हैं फिर। तो देखो, इसमें है इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस, जिसमें है इमोशनल सेल्फ रिसर्च सिस्टम। मतलब एक कुछ भी, हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर चीज़ दिमाग से डिसीजन नहीं लिया जाता, कुछ डिसीजन जो है वो इमोशन से रिलेटेड होती है, या फिर सोशल जो क्राइटेरिया उस पर भी बेस्ड होते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, इमोशनल और सोशल इन्फ्लुएंस, इमोशन और सेल्फ रिसर्च पे बेस्ड होता है ये। इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, क्या क्या है चलो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज एग्जैजरेटेड फियर। एग्जैजरेटेड फियर जो होता है वो क्या होता है, कोई भी इंसिडेंट, कुछ भी घटना है तो वो होगी, उसकी वजह से होंगे, और ये मोस्टली नेगेटिव फॉर्म में ही होते हैं कि मान लो कोई भी शेयर है और हमने वो खरीदा और उसके प्राइस एकदम से बढ़ गए, है ना, ऐसा कुछ है। या फिर कोई शेयर है और हमने बेचना है और उसकी प्राइस एकदम से कम हो गई, तो ऐसा कुछ है। इसका मतलब एक तरह का डर है, फियर है, तो वो इमोशनल और सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। फिर लॉस अवर्सन, ये हमारा हो चुका है, जिसमें कि हम हानि से बचने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रॉफिट अर्न तो करना चाहेंगे, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने की जगह हम हानि से बचने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। फिर स्टेटस क्यू बायस, स्टेटस पे बेस्ड होता है। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेटस पे बेस्ड होता है, मतलब प्रेजेंट जो स्टेटस है, कि हम जो भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, प्रेजेंट स्टेटस की बेस पे। यानी हमारा उतना है ही नहीं जितना हम कर सकते, तो ऐसा नहीं है, जैसी हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे, तो वो सारी बायस इसके अंदर आ जाएंगी। ओवरकमिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और हम रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख के, अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको ध्यान में रख के, उन पे कंट्रोल करने के लिए, उन पे ओवरकम करने के लिए, उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि कैसे उन पे ओवरकम किया जा सकता है और कैसे हम जो भी अपना डिसीजन है अपनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है मार्केट इनएफिशिएंसी। तो ये लास्ट पॉइंट है, चलो इसे भी देख लेते हैं। मार्केट इनएफिशिएंसी क्या है, सिचुएशन इन विच करंट प्राइसेस डू नॉट डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन। एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट इनएफिशिएंसी जिसमें कि हमारा जो भी सिक्योरिटी है उसका करंट प्राइस जो है वो डिस्प्ले नहीं होता, किसके अकॉर्डिंग, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना करंट प्राइस डिस्प्ले नहीं कर सकते। मार्केट की इनएफिशिएंसी को वो दर्शाते हैं। ये 2 मार्क्स में ही आ सकता है, बड़ा तो नहीं आ सकता ये। और बस आज का हमारा टॉपिक इतना ही था जो कंप्लीट हो चुका है, और फाइनली हमारी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे टैक्स या फिर अकाउंट्स, दोनों में से कोई भी एक, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है या फिर एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कमेंट्स में आ जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट स्टार्ट कराना है तो फिर वही करा दूँगी, ठीक है। नहीं आता तो फिर मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे ठीक लगा वो मैं करा दूँगी। और कोशिश करेंगे कि इस बार सिलेबस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जितनी जल्दी हुआ है उससे भी ज़्यादा जल्दी कंप्लीट मैं करा सकूं। और थैंक यू वेरी मच।